ਸਵਾਗਤ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਮੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ। ਲੋਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੀ। ਜੇ ਆંકੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 45%, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 63% ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,000 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆંકੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 44,500 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਸਕ ਕੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ 12% ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 36% ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ, SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਲੰਧਰ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ फ़र्क है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ परिभाषा की है? देखिए, कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ किया गया क्राइम करने के लिए, या जो आपका डिवाइस है वो किसी क्राइम का शिकार है, उसे साइबर क्राइम कहेंगे जी। साइबर क्राइम एक बड़ा सेट है और उसका सबसेट है साइबर फ्रॉड। अब अगर मान लीजिए कि आपका एक फोटो है जिसको मॉर्फ करके ऑब्सीन बनाया जाता है, वल्गर बनाया जाता है जी, तो किसी डिवाइस की मदद से किया गया होगा जी। तो यहाँ डिवाइस को यूज़ किया जा रहा है क्राइम करने के लिए जी। इसका अल्टरनेट एग्जाम्पल क्या होगा कि आपका जो डिवाइस है अगर उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ, जो आपके डिवाइस में अगर मैं की लॉगर इंस्टॉल कर दूँ, तो आपका जो डिवाइस है वो क्राइम का शिकार हो गया है। तो कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें या तो डिवाइस यूज़ किया गया क्राइम करने के लिए, या जो डिवाइस है वो क्राइम का शिकार हुआ है, उसे साइबर क्राइम कहेंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि साइबर क्राइम में आपके पैसे का ही नुकसान हो जी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके फोटो को मॉर्फ करके आपको डिफेम करता है, वो साइबर क्राइम हुआ, ना कि साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड में आपको फाइनेंशियली नुकसान होता है, और साइबर क्राइम एक बड़ा सेट है जिसमें मे बी कि आपको फिजिकली या इमोशनली नुकसान हुआ होगा जी। ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? साइबर क्राइम में जो पहला जो एग्जांपल है, जो एक बड़ा सेट है, वो साइबर फ्रॉड ही हो जाता है। चाहे आपको लॉटरी में पैसा देने के नाम पे हो, या आपके रिटर्न्स को डबल करने के नाम पे हो। दूसरा जैसे हो गया कि आपका अकाउंट अगर हैक हो जाता है, तो यहाँ आपके पैसे का नुकसान नहीं होता है, बट आपका अकाउंट चला गया तो प्रॉब्ली आपका रेपुटेशनल डैमेज आपका हो रहा है जी। इसके अलावा एक एग्जांपल जैसे डॉक्सिंग, जिसे लोग कम जानते हैं, कि आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है अगर मैं इंटरनेट पर डाल दूँ तो पोटेंशियली आपको नुकसान हो सकता है। तो डॉक्सिंग का एग्जांपल हो गया आपका साइबर क्राइम का। उसी तरह अगर फिशिंग को यूज़ करके अगर मैं आपका लॉगिन क्रेडेंशियल में हार्वेस्ट करके आपके अकाउंट को हैक कर लेता हूँ, या आपके अकाउंट को अल्टर कर लेता हूँ, तो ये एक अनदर एग्जांपल हो जाएगा साइबर क्राइम का। तो सो एंड सो फोर्थ बहुत सारे एग्जांपल्स है साइबर क्राइम्स के, और उसका छोटा सा सबसेट है आपका साइबर फ्रॉड। देखो, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਜਾਂ WhatsApp ਹੈ ਹਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ कि इन्फॉर्मेशन लीक ही ना करे? सबसे पहले तो अगर आपका अकाउंट हैक हो जाएगा तो जो आपका इंटरनल इन्फॉर्मेशन है जी, जो आप डिटेल्स में भरते हैं, या फिर मे बी कि आपका जो प्राइवेट चैट होगा वो लीक हो सकता है जी। जो हमारा एनालिसिस है कि जो मैक्सिमम अकाउंट हैक हुए हैं वो इसलिए हैक हुआ था क्योंकि जो यूज़र है वो अपना लॉगिन पासवर्ड किसी और के साथ उसने साझा कर दिया, उसने शेयर कर दिया था। तो सबसे पहले तो जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है वो कभी भी किसी के साथ साझा ना करे। जो दूसरा सबसे बड़ा कॉज है आपका अकाउंट हैक होने का, वो ये है कि आपके साथ फिशिंग अटैक हो सकता है जी। फेसबुक का जो URL है वो आपका है FACEBOOK.com। अगर मैं इसमें BOK.com करके मैं आपको लिंक भेज दूं
तो शायद आपको लगेगा कि ये फेसबुक का ही लॉगिन का पेज है जी। वहां पे आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल इंटर कर देते हैं और जो हैकर होता है उसके डेटाबेस में आपका लॉगिन पासवर्ड चला जाता है जी। तो जब भी आप किसी साइट को यूज करने जाते हैं तो उसको जरूर चेक कर ले कि उसका यूआरएल जो है वो वही है जो ओरिजिनल साइट का यूआरएल है, अदरवाइज आप फिशिंग का शिकार ਹੋ सकते हैं। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੌਪਅਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈਨਾ, ਪੌਪਅਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੇਮਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੌਪਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰमेशन लीक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट पॉपअप्स को यूज करके जो साइबर क्राइम किया जाता है उसका वॉल्यूम मुझे लगता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा जी। तो ये जो पॉपअप्स है वो बेसिकली आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पॉपअप में जो क्लोज बटन होता है उस पर जाके उसको क्लोज कर देते हैं, बट जो सही तरीका है वो ये है कि टास्क मैनेजर में जाए और टास्क मैनेजर से जाकर के आप पॉपअप को क्लोज करें। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਪਅਪ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ जी। तो वहाँ पे आप अगर आपके पास वहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन नहीं है जी। तो आप फोन को क्लोज कर दीजिए एंड दोबारा रिबूट कर दीजिए। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी, चूंकि मेरे पास साइबर सेल जंदर रेंज का भी चार्ज है और साथ में कमिश्नरेट का भी चार्ज है, तो मैं एग्जांपल भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। एक केस में एक यूज़र को मैसेज आया कि उसको 24 लाख का लॉटरी लगा है। अच्छा। और जो यूज़र है उसने फ्रॉडस्टर के अकाउंट में मोर देन 24 लाख जमा करा दिए और उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। तो मैं आज ये दोबारा कहना चाहूँगा कि लॉटरी के झांसे में कभी भी ना आए। आज तक मुझे एक भी ऐसा केस नहीं मिला जिसमें यूज़र को 1 रुपया भी उसे पैसे मिले हों। जब भी लॉटरी के नाम से आपको मैसेज आता है आप समझ जाए कि ये फ्रॉडुलेंट मैसेज है और आपके साथ ठगी करने के लिए मैसेज आपको भेजा जा रहा है। ਇੱਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 80% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? देखिए जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट्स है वो 100% सिक्योर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उसको सिक्योर किया जाता है जी। प्रॉब्लम तब आता है जब जो फॉल्ट है यूजर के साइड से हो। जैसे यूपीआई में पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पिन इंटर करना होता है जी। बट कई बार फ्रॉडस्टर आपको डिसीव करते हुए मैसेज भेजता है कि जी आप अपना यूपीआई पिन इंटर करो और आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पिन इंटर करना होता है। तो इस केस में आपको लगता है कि पिन इंटर करने के बाद आपके अकाउंट में 20,000 रुपए आ रहे होंगे, बट पिन इंटर करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं जी जी। इसी तरह कई बार आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने कार्ड का डिटेल इंटर करते हैं मर्चेंट वेबसाइट में जी जी जी। तो यहाँ पे क्या है कि मे बी की वेबसाइट सिक्योर है, बट ये हो सकता है कि कल को वेबसाइट ब्रीच हो जाए, कल को जिस वेबसाइट में आप डेटा इंटर कर रहे हैं वो वेबसाइट हैक हो जाए और जो आपका कार्ड का डिटेल है वो किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाए, साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच जाए। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस वेबसाइट में आप कार्ड डिटेल इंटर कर रहे हैं वो वेबसाइट बाद में आपके कार्ड डिटेल को मिसयूज करे जी। तो इससे बचने के लिए जो एक बहुत सीधा सा उपाय है कि आजकल वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। वीसीसीज में आप क्या कर सकते हैं कि वन टाइम आपका एक रैंडम सा नंबर जनरेट हो जाता है सिर्फ वन टाइम ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो सपोज कीजिए आपको 10,000 का ट्रांजेक्शन करना है, तो आपको क्या करना है कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जनरेट करना है और उस वीसीसी में एक बार के लिए उसमें 10,000 या 10,000 से वध रुपया, जैसे 10,000 5 रुपये उसमें आप ट्रांजेक्शन उसमें पैसे डाल दीजिए। उसके बाद वर्चुअल कार्ड की मदद से आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा और अगर आपने 10,000 5 रुपये डाले तो जो 5 रुपये आपके वापस वाले अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि वो जो नंबर जनरेट हुआ था रैंडम नंबर था और सिर्फ एक बार ही आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कल को अगर आपका नंबर का मिसयूज करने का भी कोशिश करता है तो आपका मिसयूज नहीं होगा। वीसीसी ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
VCC जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है सारे बैंक्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफर करती है। जहां पे आप नेट बैंकिंग का ऑप्शन एक्सेस करते हैं उसके बगल में ही आपको VCC का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨਫੋਰमेशन। एक एग्जांपल जो टेक्निकल टर्म कहते हैं उसे शोल्डर स्टफिंग कहा जाता है कि अगर आप कहीं पे कार्ड अपना किसी को दे रहे हैं तो प्रॉब्ली आपके पीछे से, आपके शोल्डर के पीछे से आपका कार्ड का डिटेल रीड कर सकता है। तो अगर कहीं पे भी आप अपने कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो पब्लिक को पीछे से आपका देख सकता है, या फिर जहां पे आप अपने कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं उस मशीन में वो डेटा स्टोर हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो पब्लिक आपको कैश में पेमेंट करना चाहिए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ट्रांजैक्शन किसी नाल कर रहे हैं तो ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? जैसा मैंने आपको कहा कि जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 100% सिक्योर है, बट जो बेसिक प्रिकॉशंस है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला कि हमेशा पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पिन इंटर करना होता है। तो कभी कोई आपको कॉल करे कि आप यूपीआई पिन करके आप पैसे पालो तो वो बेसिकली आपके साथ ठगी हो रहा है। अदरवाइज जो ऑनलाइन पेमेंट्स वो फुल्ली सिक्योर है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ इंडिया में पेमेंट्स को सिक्योर किया गया है। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ATM ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ATM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ATM ਦੇ ਫਰਾਡਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ तो ਕਿਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ATMs में बेसिकली 3 तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। सबसे पहला कि जैसे कोई मान लीजिए यूजर है वो चाइल्ड है या मान लीजिए ओल्ड एज है तो उसका बेसिकली फ्रॉडस्टर फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि जो उनके पास कार्ड होता है उसको क्लोन कर लेते हैं। मतलब क्लोन करने के लिए जो डिवाइस है वो बिल्कुल पेजर है की तरह दिखता है और आपके कार्ड को क्लोन करने के लिए हार्डली 1 सेकंड का टाइम चाहिए होता है, उसको सिर्फ एक बार स्वाइप ही करना होता है। तो जब कोई ओल्ड एज पर्सन होता है तो जो फ्रॉडस्टर है वो आपके पीछे चला जाएगा और आपसे किसी न किसी बहाने से आपका कार्ड ले लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 सेकंड में वो स्वाइप करके उस कार्ड का क्लोन वो क्रिएट कर लेता है। तो पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो ATM कार्ड है वो किसी को भी किसी हाल में ना दे। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी देते हैं तो प्रॉब्ली आपका कार्ड क्लोन हो चुका होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो दूसरा है कि ये कार्ड को स्वैप कर लेते हैं कि अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो ये क्या करते हैं, उनके पास भी SBI का दूसरा कार्ड होता है, वो आपको अपना कार्ड दे देंगे और आपका जो कार्ड है वो बड़े चालाकी से अपने पास ले लेंगे। और चूंकि बंदा वो आपके पीछे खड़ा होता है तो आपका वो जो आपका पिन है वो भी पढ़ लेता है। अब उसके पास आपका पिन भी होता है, उसके पास आपका कार्ड भी होता है, उसके बाद वो ऑनलाइन ठगी कर लेता है या किसी और ATM से पैसे निकाल लेता है। तीसरा जो तरीका है जो रिलेटिवली कम देखा गया है उसमें फ्रॉडस्टर आपके बगल में खड़ा हो जाता है। ATM में क्या है कि अगर आप एक साथ 2 बटन प्रेस करेंगे तो वो वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा, वो मशीन है वहीं पे रुक जाएगी, वहां पे वो प्रोसेस नहीं करेगा। तो फ्रॉडस्टर बड़े चालाकी से आपके बगल में खड़ा होकर एक बटन को प्रेस कर देता है। तो जब आप अपने कार्ड को आप इंटर कर लेते हैं और अपना जो पिन है वो जो आप इंटर कर देते हैं उसके बाद फ्रॉडस्टर एक बटन को प्रेस कर देगा। उसके बाद जब आप पैसे निकालने के लिए अमाउंट इंटर करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पैसे नहीं निकलेंगे और आपको लगेगा कि शायद मशीन खराब है। उसके बाद आप अपना कार्ड को वापस लेकर के आप वापस अपने घर चले जाएंगे, बट जो आपका ट्रांजैक्शन है, जो आपका कार्ड प्रोसेस हुआ था वो खत्म वहां पे नहीं हुआ है। उसके बाद फ्रॉडस्टर अमाउंट डाल करके सीधे आपके पैसे निकाल लेता है। तो बेसिकली 3 तरह से ATMs में बेसिकली ठगी देखा जा रहा है और इन तीनों तरह से बेसिकली आपको सचेत रहना होगा। अपनी गलबात इस तरह करते रहांगे गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच। हुण सुनदे आ ते देखदे आ ये गीत। दुनिया भर विच चर्चे ने भारत दे झंडे दे, हो दुनिया भर विच चर्चे ने भारत दे झंडे दे, देन सुनेहा साल दा एह रंग तिरंगे दे, देन सुनेहा साल दा एह रंग तिरंगे दे। हवा लहरांदा है
ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੰਗੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਾ 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 ਨੀ ਸਾ 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 ਰੇ ਰੇ ਸਾ ਨੀ ਸਾ 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 ਪਾ ਨੀ ਸਾ ਨੀ ਸਾ 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 ਨੀ ਸਾ 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 ਰੇ ਰੇ ਸਾ ਮ ਮ ਗ ਮ ਰੇ ਗ ਸਾ ਰੇ ਨੀ ਸਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਹਰਿਆਲੀ ਰੰਗ ਸਫੇਦੀ ਅਮਨ ਸਿਖਾਵੇ ਵੱਡਦਾ ਏ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਏ ਹਰਿਆਲੀ ਰੰਗ ਸਫੇਦੀ ਅਮਨ ਸਿਖਾਵੇ ਵੱਡਦਾ ਏ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੀਸੇ ਝੁਕਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਸ ਨੇ ਝੁਕਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਇੱਤਰ ਤੇ ਮਹਿਕੇ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਇੱਤਰ ਤੇ ਮਹਿਕੇ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਫਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੇਕ ਕਾल्स तो किवें बचा जा सकता है? सबसे पहले तो जो फेक कॉल्स करते हैं वो कई सोर्सेज से डेटा एक्यूमुलेट करते हैं। कई बार आप अपना डेटा जो है फेसबुक पे ही खुद ही एक्सपोज कर रहे होते हैं, अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं और उसको यूज़ करके वो डॉट्स को कनेक्ट कर रहा होता है आपको पैसा ठगी करने के लिए। दूसरा माध्यम क्या है कि जैसे डार्कनेट हो गया, डार्कनेट पे कई बार कार्ड का डिटेल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या आपका बहुत ही पर्सनल डिटेल्स जो है वो डार्कनेट पे पड़ा होता है, तो डार्कनेट से वो डिटेल्स को परचेज कर लेता है। तीसरा जो तरीका है कि फ्रॉडस्टर आपको एक बार कॉल करके जो ग्रुप ऑफ जो ठग है, काफ़ी सारे ठग है, वो बारी बारी से आपको कॉल करके बारी बारी से आपका डिटेल ही आपसे बार बार पूछ रहे होते हैं और लास्ट में उन्हीं डिटेल्स को यूज़ करके आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये आपका पॉलिसी मैच्योर हो गया है या फिर वो सही में बैंक मैनेजर है, क्योंकि आपके पर्सनल डिटेल्स वो बहुत सारे आपको बता देता है। तो आपको यकीन होने लगता है कि जो कॉलर है वो सच्चा बंदा है, सही बंदा है। और इन कॉल्स का पहचान करने के लिए चूँकि आपको लगेगा कि हाँ जी जो बंदा है उसके पास बहुत सा पर्सनल डिटेल आपका है, तो प्रॉब्ली वो जो बंदा है वो सही है। लेकिन जो असल तरीका लिथमस टेस्ट जिसको कहेंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं कि जो कॉलर है वो सही है कि नहीं है, कि कोई भी जो सही इंस्टीट्यूशन रहेगा, चाहे वो बैंक मैनेजर हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बंदा हो, वो कभी आपसे पर्सनल डिटेल नहीं मांगेगा, कभी आपसे OTP नहीं मांगेगा, कभी आपसे कार्ड का डिटेल नहीं मांगेगा, कभी आपसे UPI पिन नहीं मांगेगा। तो आप भले ही कोई जो बंदा है आपका कोई भी डिटेल शेयर कर दे, बट आपसे अगर कोई UPI पिन मांग रहा है, OTP मांग रहा है, कार्ड का नंबर मांग रहा है, अकाउंट का डिटेल मांग रहा है, तो समझ जाइए कि ये फ्रॉडस्टर की तरफ से कॉल किया गया। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋर्ट ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है, एक नेशनल लेवल पे पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल,
जिसका URL है cybercrime.gov.in। तो अगर आपके साथ ठगी हो सकता है तो आप उस नेशनल पोर्टल पे जाके कंप्लेंट अपना लॉन्च करा सकते हैं जी। इसके अलावा जैसे अगर आपके साथ जलंधर में आपके पास साथ अगर ठगी होता है तो आप हमारे मेल ID igp.zonjalandhar@nic.in इस पे भी जाके आप अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं या फिर इन पर्सन आकर के आप अपना कंप्लेंट दे सकते हैं हमें जी। ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ? जी हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मैन पावर है। इनफैक्ट जलंधर रेंज में हमारे पास 18 लोग हैं जो साइबर क्राइम से डील करते हैं। लॉज की बात करें तो IPC के काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो साइबर क्राइम से डील करता है, जैसे 406 420 सेक्शंस लग जाते हैं कई बार। इसके अलावा जो IT एक्ट है, स्पेशलाइज्ड एक्ट है साइबर क्राइम से डील करने के लिए। तो इन दोनों एक्ट्स की मदद से जो साइबर क्राइम है उसे हम डील करते हैं ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी, ये क्या है कि अगर आप साइबर कैफ़े में आप अपना यूज़ कर रहे हैं, आप अपना लॉगिन ID वहाँ पे इंटर करके लाइक फेसबुक यूज़ कर रहे हैं जी, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि साइबर कैफ़े में की लॉगर लगा हो सकता है। की लॉगर आपका हार्डवेयर भी होता है जो छोटा सा डिवाइस है जिसको वो अटैच कर देता है जो कैफ़े ऑनर है। उसके बाद आप जो भी डिटेल्स इंटर कर रहे हैं वो की लॉगर में वो खुद ही स्टोर हो रहा होता है जी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बेस्ड की लॉगर्स भी है, तो अगर आप किसी का सेलफोन यूज़ करें तो उसमें भी की लॉगर इंस्टॉल हो सकता है। इसको पता करने का सबसे आसान तरीका होता है कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट इसको साथ में प्रेस करें और उसके बाद A से Z तक प्रेस करते जाए जी। अगर जैसे अगर आप सिस्टम यूज़ करें, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और उसमें की लॉगर इंस्टॉल्ड होगा तो अपने आप वो पॉपअप कर जाएगा, आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा जी। तो अगर आप किसी कैफ़े में जाकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे की लॉगर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। इसके लिए मैनुअली भी आप देख सकते हैं कि जो CPU होता है उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा डिवाइस आपको दिखेगा जो CPU के साथ अटैच्ड होगा, वो बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह दिखता है। तो अगर आप कैफे में जा रहे हैं तो प्रोबब्ली आपको चेक करना चाहिए। इन केस आपको डिवाइस में अगर की लॉगर इंस्टॉल आपको दिखता है तो ये एक लीगली एक क्राइम है और आपको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? जी, यहाँ पे सेक्शन 406 या 420 लग जाएगा। 420 में ये है कि अगर कोई बंदा झूठ बोल करके गलत प्रिटेक्स्ट पे आपसे पैसे लेता है तो यहाँ पे सेक्शन 420 IPC लग जाता है जी। 406 IPC में क्या है कि पैसा बंदा सही रीजन से लिया बट बाद में पैसा आपको जो आपका पैसा उसको मिसयूज कर रहा है जी। जी। इसके अलावा अगर बंदा आपको इम्पर्सनेट करके अगर बैंक खुद को बैंक मैनेजर बता करके अगर आपसे पैसे उसने लिए हैं तो यहाँ पे इम्पर्सनेशन का सेक्शन 66D IT एक्ट लग जाता है जी। तो IPC एंड IT एक्ट दोनों की मदद से हम सेक्शन स्लैब करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके जो हम फाइनल कंक्लूजन उस तक पहुंचते हैं। ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਜੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जी जैसे अगर जिस कॉलर से आपको कॉल आया होगा वो सिम डेफिनेटली किसी के नाम पे इशूड होगा जी। तो बेसिकली सिम जिसके नाम पे इशूड है वो हमारा एक्यूज नंबर 1 बनता है। उसके बाद जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं भले ही उस अकाउंट से फर्दर किसी अकाउंट में ट्रांसफर हुए हों, जैसे जो आपका पैसा आपके अकाउंट से एक्यूज नंबर 1 के अकाउंट में गया और एक्यूज नंबर 1 से वो जो पैसा वो एक्यूज नंबर 2 के अकाउंट में जाता है तो उन दोनों को हम अपने चार्जशीट में एक्यूज बनाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੌਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ये स्टॉकिंग का जो केस है 354D IPC के तहत कवर होता है। स्टॉकिंग में लॉज बहुत ही क्लियर है। अगर मान लीजिए किसी कुड़ी के पास मैसेज आता है और वो क्लियर डिसइंटरेस्ट शो करती हैं कि जी हमें गलबात नहीं करना, आप हमें परेशान मत करो, उसके बाद अगर वो दोबारा भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो इसमें सेक्शन 354D IPC लग जाता है और इसके तहत हम पर्चा दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? जी एक साइट एक हमारा भी मुहिम रहा है जिसमें हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। एक वेबसाइट है आपका साइबर कॉप्स cyber-cops.com। यहाँ पे आप जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं कि कैसे साइबर क्राइम हो रहा है, इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और कैसे जैसे आपका जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। जी जी जी, जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, नो डाउट डिजिटल इंडिया का डिजिटल वर्ल्ड का बहुत ही फ़ायदा है, लेकिन है कि साथ में आपको खुद को सेफ एंड सिक्योर रखना होगा। आपको जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो आपको लेना होगा, क्योंकि टाइम के साथ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बेसिक प्रिकॉशंस है, लाइक कि कहीं भी क्लिक ना करना, या फिर किसी को अपना OTP UPI पिन शेयर ना करना, या फिर किसी के बहकावे में आके कोई ऐप इंस्टॉल ना करना, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एंड आई होप कि आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और डिजिटल वर्ल्ड का यूं ही फ़ायदा उठाते रहेंगे। जी, श्री रवि कुमार जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।